everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. This is पलक रखियानी, your English educator. Dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ग्रामर के एक ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स या जिसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब्स एंड इवन ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। भाई सहायक कौन? जो मदद करे। तो क्रिया ने तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनका कब इस्तेमाल किया जाता है एंड एट लास्ट हम जो है कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा एंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। अब मॉडल्स जो है भाई, एक तो ये मॉडल होती है जो मॉडलिंग करती हैं भाई, मतलब बढ़िया रैंप वॉक करके आ रही हैं, है ना। वो वाली मॉडल कौन होती है मैम? वो MODEL मॉडल होती है। क्योंकि मुझे पता है जितने बच्चों को मैंने मॉडल्स पढ़ाया है भाई वो सबसे पहले सोचेंगे मैम फैशन शो नजर आ रहा है हमें और कोई मॉडलिंग करके आ रहा है, बिल्कुल मॉडल जैसे खड़े हैं। तो ये वो वाला मॉडल नहीं है भाई, यहाँ पे EL नहीं AL आता है। नाउ मॉडल जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये क्रिया की मदद करने आए हैं। बेटा होता है ना जीवन में जब परेशानियां होती है तो हमारे जो है ऊपर वाले की तरफ से कोई ना कोई मदद करने आता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा वर्ब जो है क्रिया, ये परेशानी में था, इससे अकेले नहीं हो पा रहा था यार। जीवन में होता है ना, आपको जरूरत पड़ती है किसी की, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, है ना। अच्छा मूवी में भी भाई सिर्फ हीरो नहीं होता है, हीरो का दोस्त भाई कोई ना कोई बनता ही है, तो वो क्या होता है? हेल्पिंग एक्टर होता है एक। तो सिमिलरली वर्ब जो है ना अकेले नहीं जी पा रहा था, तो उसकी मदद करने के लिए आया कौन? आया भाई मॉडल आए। इसलिए इन्हें सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सो ये वो शब्द होते हैं जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। वर्ब हमें पता क्या होता है? एक्शन, यानी डांस, सिंग, स्टडी, ये सब क्या होते हैं? मेन वर्ब। लेकिन इनकी मदद करने के लिए जो आते हैं वो होते हैं हमारे मॉडल्स, यानी उनके पूर्व लगकर वो उनके अर्थ को और स्पष्ट कर देते हैं। स्पष्ट यानी होता है ना मैम क्रिस्टल क्लियर। इस वीडियो के बाद पलक मैम के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, सेम जो है मॉडल का काम है। बात समझ आई कि नहीं? जैसे एक छोटू सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं। डांस जो है भाई, हाँ भाई डांस मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बार बार डांस का एग्जांपल लेती हूं। डांस क्या है भाई? एक वर्ब है, एक क्रिया है। कैसी क्रिया है भाई? ये मेन वर्ब है, अपनी स्टोरी का हीरो है ये। अब मैं तुम्हें कहूं कि आई विल डांस, मुझे कल डांस करना है, कल मेरी परफॉर्मेंस है, मुझे कल डांस करना है, तो इसमें मैं क्या कहूंगी? आई डांस टुमारो। पर बोलो मैम ये तो कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसमें जो है जरूरत है एक मददगार वर्ब की। यहां मैंने लिख दिया आई विल डांस टुमारो, तो मैं कल डांस करूंगी, ये क्लियरली पता चलता है। तो इधर ओवर हेयर डांस हो गया हमारा मेन वर्ब एंड विल जो है ये जो है मेन वर्ब से पहले लग के क्या हो गया? हमारा मॉडल, या फिर इसे आप बेटा क्या बोल सकते हो? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ओके एक बार मैं बता दे रही हूं, उसके बाद मैं सिर्फ मॉडल्स वर्ड का प्रयोग करूंगी। बात समझ आई कि नहीं? तो मेन वर्ब की कैसे ये मदद करता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए भाई, तो ऐसे ही जो है यहाँ पे भी वही है, कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ टर्म्स लगती हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडल्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत गलतियां की जाती हैं। अरे ये सब वही शब्द हैं, मस्ट, माइट, मे, जो तुम्हें फिलअप में आते हैं और तुम्हारा दिमाग जो है घूम जाता है कि किस टाइम पे किसे यूज करना है। तो आइए इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यानी V1 जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं वही लगाया जाता है। नेक्स्ट, इनके रूप में कभी परिवर्तन या इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। रूप में परिवर्तन यानी क्या? इनका रूप यानी कोई भी चेंजेस इनमें नहीं किए जाते हैं। बात समझ आई? नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इनके बाद आता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये सबसे पहले आता है। तो ये चीजें आई थिंक पहले मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मान लो डांस है, तो डांस जो वर्ड है ये अपने आप में ही क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन वर्ड क्या है? डांस है। इससे मैं आगे बना सकती हूँ डांस्ड, डांसिंग, डांसर, ठीक है। लेकिन मेन क्या है? फर्स्ट फॉर्म डांस। ऐसे ही सिंग हो गया, राइट हो गया, ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है।
नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन यानी इनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। और तीसरा सेंटेंस मैं आपको समझाती हूं। तीसरे सेंटेंस में क्या दिया है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इनके बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगी, मुझे तुमने कुछ लिखने को कहा, मैंने सीधे मना कर दिया ये मैं नहीं लिखूंगी, तो मैं क्या कहूंगी, आई विल नॉट राइट। तो बेटा देखो विल क्या है, मॉडल है, नॉट क्या है, मॉडल के बाद आया है। तो कोई भी हो जाए, आई विल नॉट राइट, आई शैल नॉट राइट, शी वुड नॉट राइट, यानी मॉडल के बाद ही नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक बातों पे। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, उनमें ये सबसे पहले आते हैं, सबसे अव्वल। जैसे मे आई गो टू वॉशरूम, ये जो रोज पूछते हो अपने स्कूल की टीचर से, पूछते हो कि नहीं मैम मे आई गो टू वॉशरूम, तो मे क्या है बेटा, यहाँ पे महीने का नाम नहीं है, मे का मतलब है कि क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, तो ये भी मॉडल है। देखो इंटरोगेटिव यानी प्रश्न वाले क्वेश्चन में जो है ये सबसे पहले आया है, ठीक है। विल यू हेल्प मी, या कोई भी ऐसे ऐसे सेंटेंस ले लो जिसमें क्वेश्चन हो, तो मॉडल क्या है, सबसे पहले आता है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं, बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विचारों को प्रकट करने में ये अकेली ही मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे विल यू कम टुमारो, नो आई वोंट, आई हैव नॉट स्ट्रैंगल्ड हिम येट बट आई माइट, शुड आई हेल्प देम, यस यू शुड, कैन आई इंटरप्ट, नो यू कांट। तो देखो जब मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा, शुड आई हेल्प देम, क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड क्या हो गया, हमारा मॉडल हो गया, इस सेंटेंस को लेना है ना। हेल्प यानी मदद करना, एक क्रिया हो गई, तो ये मेन वर्ब हो गया। अब मैंने जब इसका जवाब दिया, तुमने मुझसे पूछा शुड आई हेल्प देम, क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं पता है ये पूरा सेंटेंस नहीं भी बोलूं ना तो भी काम चल जाएगा। यस यू शुड हेल्प देम, पूरा सेंटेंस ऐसे होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने इस सेंटेंस की जगह सिर्फ ऐसा कहा यस यू शुड, तो बात तो वही है ना। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, हाँ तुम्हें मदद करनी चाहिए। तो यानी ऐसे भी होते हैं मॉडल, जब आप किसी चीज का जवाब दे रहे हो, सवाल का जवाब दे रहे हो, उसमें आप मेन वर्ब को नहीं भी लगाओ। देखो मैंने हेल्प उड़ा दिया, यहां से हेल्प हटा दिया, लेकिन तो भी इसका मतलब बन रहा है। शुड आई हेल्प देम, यस यू शुड, कैन आई इंटरप्ट, नो यू कांट, कैन आई कम इन, नो यू कांट। तो इस टाइप से जो है हम जवाबों में भी जो है सिर्फ मॉडल्स का इस्तेमाल करके पूरी बात का, देखो मैं इतनी बातें क्यों कह रही हूं, हम सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं, कुछ समझाने के लिए, कुछ अर्थ बताने के लिए। तो सिमिलरली मॉडल्स जो है ना मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है। बात समझ आई। सो उपयुक्त वाक्यों में वोंट, माइट, शुड, कांट से ही पूरे अर्थ का पता चल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आती है एक बहुत ही मेन कहानी जिसको मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर नोट करें। अब ये है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि ये जो इतने सारे मॉडल्स हैं ये सेंटेंसेस में कब यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं, हमारा फैक्टर क्या है, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की होने की संभावना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना, कितनी संभावना है। सो यहाँ पे मैंने जो है आपको एक फ्लो चार्ट तो नहीं कहेंगे, खैर एक ऐसा ना एस्टिमेशन दिया है ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऊपर जो है ना, ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सर्टन है। ऑलमोस्ट सर्टन यानी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी अपने को करना ही है 100% से लेके। एंड जब हम नीचे जा रहे हैं, ये देखो एरो जैसे जैसे नीचे जा रहा है सर्टेनिटी कम होती जा रही है, वेरी अनसर्टेन, बहुत अनसर्टेन, यानी आप श्योर नहीं हो। तो यहां पे वर्ड देखो, सबसे पहला सबसे ज्यादा सर्टन वर्ड है मस्ट। मस्ट का मतलब पता है क्या होता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, तुम्हें ये चीज करनी ही चाहिए फॉलो। जैसे मैंने क्या कहा, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अब तुम्हें पता है बेटा ट्रैफिक रूल्स किसने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है, नियम। तो नियम में ऐसा थोड़ी ना फॉलो करो नहीं करो, मस्ट यानी करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए, तभी जो है मस्ट वर्ड हमारे इस टेबल में सबसे ऊपर आता है।
तो यही सीक्वेंस नीचे नीचे तक जाता है। मस्ट के बाद विल, विल के बाद वुड, वुड के बाद O2, O2 के बाद शुड। अब शुड का मैं एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, तो ये बीच का है, नाव में बीच में होता है ना, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो शुड बेसिकली तब यूज करते हैं जब हम किसी को सलाह दे रही हो। होता है ना कोई इंसान जब फ्री की सलाह बांटता रहता है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, ऐसे होता है ना कुछ लोग, तो भाई शुड यूज करते हैं हम सलाह के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही शुड वियर ग्लासेस। मतलब मैंने कहा यार मुझे देख लग रहा है उसके चेहरे को देख के कि उसको जो है ना ग्लासेस पहन लेने चाहिए, अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या कहा, ही शुड वियर ग्लासेस। मैं सलाह दे रही हूं, अब मेरे बोलने से ऐसा तो नहीं है वो पहन ही लेगा, या मैं मस्ट थोड़ी ना कह सकती हूँ कि मेरे इशारों पे चलेगा वो, ही मस्ट वियर ग्लासेस, नहीं, ही शुड। सलाह दे रही हूँ, लेनी है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो शुड बेसिकली एक बीच वाला वर्ड आ जाता है यहाँ पे इस सीरीज में जो हम सलाह के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैन। कैन बेसिकली होता है अगर आप कोई चीज कर सकते हो। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आई कैन डांस वेरी, देखो फिर डांस आ गया, आई कैन डांस वेरी वेल। कैन डांस मतलब क्या, ये ऐसी चीज है जो मैं कर सकती हूं। कैन बेसिकली किस चीज के लिए होता है बेटा, क्षमता बताने के लिए, है ना, पोटेंशियल बताने के लिए कि मैं ये कर सकती हूँ, है ना। आई कैन डू दिस, ही कैन क्लाइम द माउंटेन, तो ये क्षमता बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन और कुड बेसिकली इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चों को, कैन और कुड कभी कभार एक दूसरे की जगह पे भी यूज किया जाता है। बात समझ आई कि नहीं। मे और माइट का भी सेम केस है, मे और माइट भी जो है आपस में यूज किया जाता है, कभी मे कभी माइट, ठीक है, बट फिर भी काफी ज्यादा अनसर्टन माइट होता है लास्ट में। बात समझ आई कि नहीं। तो एक पैटर्न है, इसको आप लिख के रखेंगे। अब हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं विल और शैल से। अब मैंने जो है एक चीज बहुत स्टडी करी है, ये माना जाता है स्टडीज में कि आप जब किसी को पढ़ा रहे हो ना, या आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, तो हमेशा जो है ना कोशिश किया करो, अगर ऐसा मौका हो या ऐसी पढ़ाई हो, कि आप कंपेयर करके पढ़ो तुलनात्मक तरीके से। यानी दो चीजें जो काफी सेम हो, सिमिलर हो, व्हेन यू कंपेयर देन एंड यू स्टडी, सो होता है ना आपके दिमाग में चीजें ज्यादा याद रहती हैं। सो यहाँ पे जो है मैंने पहले जो मॉडल लिए हैं वो है विल और शैल। अब विल और शैल काफी जगहों पे इनका मतलब बोलते हैं ना, काफी जो 19-20 का फर्क होता है, लेकिन वो 19-20 क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। जिस वाक्य में क्रिया के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा रूल है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं इतना वक्त देती हूं। जिस वाक्य में क्रिया के अंत में गा, गी या गे आ जाए और वह वाक्य साधारण रूप से भविष्यकाल की कोई बात बताए, तब उसमें आई एवं वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब बात में कंफ्यूजन आया होगा, मैम ये कितने रूल बता दिए, तो आराम आराम से, तीसरी को नहीं निकलना है कहीं पे, है ना, आराम आराम से समझते हैं इस बात को। तुमको एक सेंटेंस दिया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनना, स्टेप से ही चीजें समझोगे, क्योंकि ये पूरा ग्रामर का सार मैं आपके लिए लाई हूं। ऐसा नहीं आपको 10 तरह के अलग आपको वीडियोस देखने पड़े, बुक्स पढ़ने पड़े, सारी बुक्स का ज्ञान मैंने एक जगह डाला है ना, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम दो, ठीक है। चलो, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्रिया के अंत में, अंत यानी एंडिंग में, इन 3 शब्दों का प्रयोग हो। कौन से 3 शब्द बेटा, गा, गी और गे, यानी खाऊंगा, पढ़ूंगा, देखूंगी, खेलेंगे, है ना। ये एंड में गा, गी और गे, हिंदी आती है ना सभी को भाई, तो हिंदी से हम इस चीज को समझ सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी बेस्ट थिंग कि हमारी मातृभाषा हिंदी है भाई। क्योंकि इंग्लिश को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हो ना, तो योर कॉन्सेप्ट्स गेट्स इवन बेटर, तो आपको इन चीजों को समझना है, ठीक है। ये 3 चीजें समझ आई कि नहीं, गा, गी और गे, किसके अंत में, कोई भी सेंटेंस की क्रिया के अंत में आए, और वो जो सेंटेंस है किसके बारे में बता रहा हो, भविष्यकाल। और बहुत ही बेसिक सी बात है, खाऊंगा, खेलूंगी, करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं भविष्य में ऐसा करूंगी, खाऊंगी, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, फ्यूचर टेंस की, ठीक है पलक मैम। पहला स्टेप हो गया गागी गे, और दूसरा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं। अब लास्ट चीज जो तुमको बस देखनी है कि अगर उस सेंटेंस में ये 2 चीज तो हो ही, एंड इन 2 शब्दों का प्रयोग हो, आई एंड वी, यानी मैं और हम, लो भाई हिंदी में भी लिख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, मैं और हम का प्रयोग हो,
तब तुम्हें क्या यूज करना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, SHALL। बच्चों को समझ ही नहीं आता है शैल और, अरे बच्चों क्या, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी देखे हैं जिनको समझ ही नहीं आता है शैल और विल का यूज कब करना होता है। तो बेटा शैल का यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस की क्रिया के अंत में गा गी गे हो, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं, बेसिक सी बात है, और क्या लगा हो सेंटेंस में, आई और वी, मैं और हम, तब हम शैल का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। पहले एग्जांपल देखो, We shall know the result next week। अब आगे देखो, सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में बोलो। सबसे पहला काम क्या करो, whenever you get a sentence, translate it into हिंदी। We shall know the result next week। हमें, हिंदी में लिख के बताऊं भाई, बोलते जाओ मेरे साथ, हमें रिजल्ट नेक्स्ट वीक क्या होता है भाई, अगले हफ्ते पता लगेगा या चलेगा, ठीक है, पता चलेगा। लो भाई देखो इसको ध्यान से, अब हमारी क्रिया क्या है, चलेगा। भाई देखो गा आया, पहली कंडीशन पूरी हुई, टिक करो इसको, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, अब गा है तो फ्यूचर टेंस की ही बात कर रहा है, अगले हफ्ते पता चलेगा, ये भी क्लियर हो गई। अब क्या आई और वी का प्रयोग है, बिल्कुल है, हमें, हम आ गया यहाँ पे, वी का प्रयोग है। कंडीशन पूरी हुई तो क्या बोलोगे, ये मत कहना वी विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट वीक, नहीं, वी शैल नो द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। ये है इसका कॉन्सेप्ट एंड आई वांट यू ऑल टू नोट दिस। इस चीज को जरूर नोट करके रख लो, सिर्फ इस क्लास की बात नहीं है, फ्यूचर में बेटा जब तुम कॉम्पिटिटिव्स देते हो, कॉम्पिटिटिव्स में इंग्लिश आती है, मैं बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक जो अपन ने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव्स देखते हैं, MPPSC हो गया, UPSC हो गया, ये सारे एग्जाम देते हो, SSC देते हो, तो उनमें यही इंग्लिश आती है और यहीं पे लोग चूकते हैं। इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड यही ग्रामर आती है, तो इसको सीख लो अभी, ठीक है। रूल सीखे, ये 3 वर्ड्स आने चाहिए, फ्यूचर टेंस होना चाहिए, आई वी आएगा तो शैल। अब सवाल होगा मैम इनमें अगर आई और वी नहीं हो तो क्या यूज करोगे, वेरी गुड भाई, सवाल अच्छा है, विल यूज करना तब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ही विल कम सून, इसको जरा मुझे हिंदी में बोल के बताओ, ही विल कम सून को क्या बोलोगे हिंदी में, वो जल्द ही आएगा, ही विल कम सून। अब मुझे बताओ, कंडीशन पूरी हो रही है, गा आया है, पलक मैम आया है गा, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, हाँ भाई भविष्य में, क्या आई और वी का इस्तेमाल किया है, बोलो नहीं मैम यहाँ तो ही की बात हो रही है। बस अगर आई और वी नहीं आता है तो तुम क्या बोलोगे, विल बोलोगे, ही विल कम सून, स्प्रिंग विल कम अगेन। अब ये वाला देखो, आई शैल फाइंड हिम इन दी होटल, क्योंकि यहाँ पे आई आया है। आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर। आई होप इस कॉन्सेप्ट को अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटाती हूं। अब चलिए मूविंग ऑन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस आदि के रूप में की जाए, अर्थात वाक्य में जरूर या अवश्य का भाव प्रकट हो आई और वी के साथ, तब भी जो है शैल का प्रयोग करते हैं। यानी बेटा आप कभी किसी को कोई कमांड दे रहे हो, तो जैसे द स्टाफ शैल कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, मैं पूरे स्टाफ को कह रही हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनना, तब भी मैं किसका प्रयोग करूंगी, स्टाफ का नहीं, शैल का प्रयोग करूंगी, ठीक है। स्टाफ प्रयोग मत करके आना, शैल की बात चल रही है ना बेटा, ठीक है। फिर शी शैल हैव स्वीट, अगर हम किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो अब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। इफ यू सो डिजायर वी विल अटेंड द फंक्शन, विलिंगनेस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की इच्छा, इच्छा को विलिंगनेस कहते हैं, है ना। आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, यानी इसे हम डिटर्मिनेशन में भी यूज करते हैं विल को। वी विल एवेंज हिज डेथ, किसी को थ्रेट दे रहे हो, धमकी कि हम इसकी मौत का बदला जरूर लेंगे, तो विल आएगा। यू शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, देखो कमांड में फिर हमने क्या यूज किया है, शैल। तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि मैम इतना सारा पढ़ना है, कुछ नहीं है। कमांड में और प्रॉमिस में, कमांड में और प्रॉमिस में, पीसी, पीसी है भाई पर्सनल कंप्यूटर, प्रियंका चोपड़ा याद रहता है पीसी वर्ड, तो पीसी क्या याद रख लो, प्रॉमिस। और कमांड में किसे यूज करते हैं, शैल को यूज करते हैं। ये ट्रिक्स होती हैं याद करने की, तुम लोग साइंस में ट्रिक्स लेते हो ना, इंग्लिश की भी ट्रिक्स ले लो।
पीसी शैल, यानी प्रॉमिस एंड कमांड में हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, एंड बाकी जो बचे उसमें मैम विल का। सिंपल है, बात क्लियर है। देखो थ्रेट में, डिटर्मिनेशन में, विलिंगनेस में हमने क्या क्या यूज किया है। चलिए भाई, जब हम किसी कार्य विशेष को करने या न करने के संबंध में किसी से पूछते हैं तब भी शैल का प्रयोग यूज करते हैं। कि अगर आपको किसी से पूछना है क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं वो कर दूं, जैसे मुझसे कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम ये वीडियो देख लें, हम दूसरे बोर्ड से हैं, क्या हम ये देख सकते हैं। तो जैसे ऐसे पूछेंगे, शैल आई शट द डोर, बंद करूं या नहीं, शैल आई टेल देम टू सेंड द बिल टू यू, हाँ या ना, शैल वी कम विद यू। तो ऐसे आंसर जिसमें येस और नो जवाब दे सकूं। जैसे मुझसे कोई बच्चा पूछता है मैम क्या यूपी बोर्ड के बच्चे दे सकते हैं, तो मैं क्या आंसर दूंगी, या तो हाँ बोलूंगी या तो ना बोलूंगी। तो इस टाइम पे हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को पूछना हो तो कैसे पूछेगा, शैल आई वॉच दिस वीडियो, कि क्या मैं ये वीडियो देख सकता हूं। तो मैंने जवाब दे दिया यस, ग्रामर सेम ही होती है, सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। विल और शैल की कहानी क्लियर हुई। थोड़ा वक्त लगता है इन चीजों में, लेकिन बेटा एकदम क्लियर हो जाती हैं चीजें, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आता है माइट। माइट का अर्थ होता है कर सकता हूं, कर सकती हूं, है ना। कोई भी चीज आप कर सकता हो, कर सकती हूँ, कर सकते हैं, है ना, माइट। और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की संभावना के लिए यूज करते हैं। जैसे ही माइट कम टुमारो, कि हो सकता है वो शायद कल आए। शी माइट गेट दिस जॉब, हो सकता है उसे नौकरी मिल जाए। ही माइट नॉट बिलीव योर स्टोरी, उसे तुम्हारी जो है कहानी पे विश्वास नहीं हो। इट माइट बी ट्रू, हो सकता है शायद ये सच हो। माइट समझ आया। आगे आते हैं एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब्स में। अब क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं तो इसको मैंने आपके लिए कैटेगराइज किया है एक बढ़िया से टेबल के फॉर्म में। इतने क्लियर फॉर्म में तो भाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा। बहुत ही आसानी से मैंने क्या किया है, लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट को मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे चलेगी कहानी। यहाँ बेटा मेरे आपको दिख रहा है मॉडल वर्ब का नाम, यहाँ मिला है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी वो किस भावना को व्यक्त कर रहा है, which means in what cases are you going to use these model। कौन से एक्सप्रेशन में, कौन से वक्त में आप इन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। एंड एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है उदाहरण। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 जो कि है हमारा मस्ट। मस्ट मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली वेरी सर्टन। वेरी सर्टन यानी क्या, ऐसी चीज जिसकी संभावना होने की 100% हो। पहले हम यूज करते हैं मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन पे। ऑब्लिगेशन बेसिकली क्या, हम किसी को जो है एक टाइप का ऑब्लिगेट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। तो वही है भाई, ट्रैफिक लाइट क्या है, ये हमारा रूल है, हमारी सरकार ने रूल बनाया है, तो हम सभी को रुकना है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो हम क्या कहते हैं, यू मस्ट स्टॉप, जब ट्रैफिक लाइट जो है लाल हो जाए तब तुम सभी को रुकना है। तो इसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन किया। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन, यानी ऐसी कोई चीज जिसमें हम दिमाग लगा के, है ना, वही दिमाग जो हम सबके पास बहुत है, उसको लगा के कंक्लूजन लाए। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा बड़े भाई है या बड़ी बहन है ना, वो काम करके आए घर, है ना, वो ऑफिस जाते हैं, घर पे आए। अब तुम उनको कॉल लगा रहे हो, है ना, तुम दूसरे शहर में रहते हो, वो दूसरे शहर में रहते हैं, तुम उनको कॉल लगा रहे हो, वो कॉल ही नहीं उठा रहे, तो तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी, ही मस्ट बी टायर्ड, ही इज बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। यानी क्या, मम्मी ने लॉजिक लगाया। भाई मम्मियों के पास वैसे ही लॉजिक बहुत बढ़िया होता है, तो उन्होंने लॉजिक लगाया कि भाई तुम्हारा भाई पूरे दिन काम कर रहा होगा, तो ही मस्ट बी टायर्ड। अब उन्हें पता नहीं है, उन्होंने कॉल करके देखा नहीं, लेकिन बेसिक सी बात है, उन्होंने लॉजिक लगाया कि मेरा बेटा इतने से इतने तक काम करता है, तो अभी वो थक गया होगा, तो बेटा उसको बाद में कॉल लगाना। बात समझ आई। तो मस्ट का हम तब कब प्रयोग करते हैं, जब कोई लॉजिकल चीज से कंक्लूजन निकाले हम। ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, ही इज बीन वर्किंग ऑल डे। जाहिर सी बात है यार, पूरे दिन काम करोगे तो टायर्ड हो जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो कहां यूज किया हमने मस्ट का, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में। दूसरा यूजेज हमने क्या किया, लॉजिकल कंक्लूजन निकालने में। चलिए नेक्स्ट आ जाओ मस्ट नॉट पे। मस्ट नॉट, अब नॉट आ गया मतलब क्या हुआ, सेंटेंस हो गया हमारा नकारात्मक, दैट इज नेगेटिव, यानी प्रोहिबिशन, रोक टोक लगाना। कैसे, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल है भाई, हॉस्पिटल में क्या लिखा रहता है,
यू मस्ट नॉट स्मोक इन दी हॉस्पिटल। मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हें मना कर रही हूं बिल्कुल कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, करोगे तो दंड लगेगा, है ना। तो मस्ट नॉट बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर प्रोहिबिशन, प्रॉपर रोक टोक करना। ओके, नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं जो कि है कैन। अब कैन भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसे भी हम काफी जगहों पे यूज करते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, कैन एबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। एबिलिटी का मतलब क्या, क्षमता, कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकता हूँ। कोई कहता है आई कैन स्विम, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, हमारी क्षमता बता रहे हैं। पहला यूजेज तो ये हुआ। दूसरा यूजेज है परमिशन, किसी से जो है परवानगी लेना, परमिशन लेना। जैसे कैन आई यूज योर फोन प्लीज, वही जो आपके घर में जो है छोटे छोटे बच्चे आते हैं, है ना, कजिन आते हैं आपके, क्या बोलते हैं, दीदी भैया कैन आई यूज योर फोन प्लीज, है ना। तो आप किसी से परमिशन ले रहे हो तब भी आप कैन का इस्तेमाल करते हो। एंड क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, संभावना। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। अब भाई इतने लोग स्मोकिंग करते हैं, सबको नहीं होता है, लेकिन हमें पता है काफी लोगों को हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, या कोई भी ऐसी संभावना वाली चीज है तो हम उसमें कैन का यूज करते हैं। तो कैन के 3 एक्सप्रेशन समझे, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी, तीनों में हम कैन का यूजेज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैन से ही थोड़ा मिलता जुलता, जिसका नाम है कुड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड, मैं आपको बताती हूँ। कैन और कुड काफी ज्यादा हद तक सेम है, बस कुड में डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल में हुई गई क्षमता की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन फास्ट, यानी यहां पे भी क्षमता है, लेकिन ऐसी क्षमता जो शायद होनी है ना, जवानी के दिनों में हम ऐसे थे, होता है ना, या बचपन में हम इतने एक्टिव थे, तो वो वाली क्षमता के लिए हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर, यानी जब मैं जवान थी, आई कुड रन फास्ट, तब तो बड़ा तेज दौड़ पाती थी, यानी तब तक वो क्षमता थी, अब जो है हाथ पैर ढीले हो चुके हैं। या फिर कोई अगर जो सिंगर हो, सो व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड सिंग वेल, तब मेरी आवाज बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो क्षमता यहां भी है, लेकिन कौन सी क्षमता, जो पास्ट में हो। बात समझ आई कि नहीं। दूसरा सेम चीज है, परमिशन के लिए भी आप कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरचेंजेबली। कैन, इस सेंटेंस में कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, या फिर इसकी जगह आप एक्सक्यूज मी, कैन आई जस्ट से समथिंग भी यूज कर सकते हैं। होता है ना, दो चीजों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। एंड लास्ट क्या है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। इट कुड रेन टुमारो, यानी कभी भी कोई भी संभावना हो, यूजुअली फ्यूचर टेंस की, यानी संभावना में जनरली मैं बता रही हूं कि फ्यूचर टेंस भविष्य काल की संभावना हो तो उसमें हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इट कुड रेन टुमारो, जैसे बताया जाता है ना कि कल हो सकता है बारिश हो जाए। ओके, आई होप कुड बिल्कुल ही क्लियर है। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा हमारा मे। वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, गला जो है बिगड़ जाता है। आ जाओ भाई, मे पे आ जाओ। मे अब किसी महीने का नाम नहीं है, मे भी एक मॉडल है। एंड जब हम इन दोनों मॉडल पे आ रहे हैं ना, तो दिस इज वेरी अनसर्टन, यानी ऐसी चीज जिसकी सर्टेनिटी बहुत ही कम हो जाए। तो इसका पहला यूज करते हैं हम परमिशन पे, मे आई यूज योर फोन प्लीज। तो अगेन मे और कैन दोनों का आप यूज कर सकते हो, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मे आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, नो वरीज। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, सेम कहानी है। इट मे रेन टुमारो, देखो इट मे, माइट, कुड, कुछ कुछ केसेस में कैन कह सकते हैं, ठीक है। रेन टुमारो, देख लो इसको, एक ही सेंटेंस में इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, इट कैन रेन टुमारो। फर्क इतना है, जो मैंने शुरुआत में तुमको ऐसे एरो करके एक चार्ट दिखाया था ना, उसमें संभावना कितनी है उसके हिसाब से तुम वर्ड लगाना। संभावना बहुत ही कम है तो माइट का या मे का इस्तेमाल करना, और थोड़ी संभावना ज्यादा है कि हाँ यार हो ही सकती है बारिश, तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट इज नीड नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए है लैक ऑफ नेसेसिटी, यानी ऐसी कोई चीज जिसकी हम कहते हैं ना जरूरत नहीं है, यानी ऐसी कोई चीज जिसकी जरूरत नहीं है।
I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge. यानी मुझे टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है. There are plenty. Plenty यानी बहुत सारे जो है टमाटर फ्रिज में रखे हुए हैं. I hope this is clear. चलिए नेक्स्ट इज शुड या फिर O2. जैसे मैंने आपको बताया था शुड का इस्तेमाल भी 3 चीजों में हम कर सकते हैं. 50% ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड लॉजिकल कंक्लूजन. अब 50% का मतलब क्या होता है? एक तो अपन ने ऑब्लिगेशन देखा था मस्ट में. मस्ट में जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है 100%. लेकिन शुड में मैंने कहा ना पूरी बात अपन नहीं कहते, काइंड ऑफ सलाह टाइप ही है. तो इसमें 50%. जैसे I should या I ought to see a doctor. I have a terrible headache. तो should और ought to यूज कर सकते हैं कि मुझे जो है ना डॉक्टर को दिखा देना चाहिए क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है. तो अब जरूरी नहीं है, कुछ लोग जो है घरेलू इलाज भी कर लेते हैं तो डॉक्टर को नहीं दिखाने जाते. तो यहाँ पे हम शुड होगा 50%, 50-50. नेक्स्ट इज एडवाइस. जैसे मैंने आपको कहा सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका सलाह में. यू शुड या ओ टू रिवाइज योर लेसन. यानी आपको जो है, आप सभी को कह रही हूँ, ये सलाह दे रही हूँ कि अपने जितने भी लेसन है उन्हें रिवाइज करना चाहिए. यानी जितने भी वीडियोस हैं उन्हें बार बार देखो ताकि आपका रिविजन जो है होता रहे. एंड नेक्स्ट इज अगेन लॉजिकल कंक्लूजन जो कि मस्ट के जैसा सेम है. ही शुड या ओ टू बी वेरी टायर्ड, ही इज बीन वर्किंग ऑल डे. तो यहाँ पे आप मस्ट भी कह सकते हो, यहाँ पे आप शुड या ओ टू भी कह सकते हो. तो बस यही बात है. मॉडल्स में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम एक ही मॉडल एक ही जगह इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ कुछ मॉडल्स का मतलब सेम निकलता है. तो आपको क्या यूज करना है, वही मैंने बोला कॉमन सेंस आपको रखना चाहिए उस पे. एंड वो कॉमन सेंस कैसे आएगा? जब आप काफी सारे जो है ना बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो यहीं पे मैं आ गई हूं आपके लिए क्वेश्चन लेके भाई, क्योंकि पूरी चीज तो हमने पढ़ ली. तो आइए लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे हमें जो है और क्लैरिटी आ जाएगी. करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल्स. आपको सेंटेंस दिया है, ब्लैंक दिया है एंड लास्ट में ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए हैं. आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस का मीनिंग समझिए एंड देन करेक्ट मॉडल का यूजेज कीजिए. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. चलिए भाई शुरुआत करते हैं नंबर 1 सेंटेंस से. आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके. मैं जो है बुके के लिए, बुके यानी गुलदस्ता जो होता है उसके लिए फ्लावर्स अरेंज कर दूंगा. मैं ऐसा कह रही हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं. यानी आई कैन अरेंज, आई मे नहीं, आई कैन, कि मैं अरेंज कर सकती हूं बुके के लिए फ्लावर्स. नंबर 2, आई डैश आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू. मे आई बोरो आएगा या माइट आई बोरो. तो जब भी हमने क्या बात करी है, परमिशन लेनी हो तो परमिशन के लिए माइट नहीं यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? या तो कैन यूज करोगे या तो मे यूज करोगे. तो कैन तो ऑप्शन में है नहीं, कौन बचा? मे. सो यहां पे आ जाएगा मे. जैसे मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई यूज योर पेन, सो मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू. आई होप दिस इज क्लियर. नंबर 3, द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग दी होमवर्क. अब मैं अपने दोस्त को कह रही हूं कि टीचर तुमसे यार बोल सकती है, मुझे भरोसा तो नहीं है, मैं टीचर के दिमाग के अंदर तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं जो है अंदाजा लगा सकती हूँ कि टीचर जो है ना इससे होमवर्क के लिए पूछ सकती है. तो यहाँ क्या है, यहाँ संभावना की बात हो रही है. सो द टीचर माइट आस्क यू, द टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग दी होमवर्क. क्योंकि आई एम नॉट श्योर पूछेंगी या नहीं, तो इसमें मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? माइट का. आई होप सभी के आंसर सही जा रहे होंगे. चलिए क्वेश्चन 4. अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हेवीली टुमारो. यानी मौसम विभाग के अनुसार जो है कल बहुत भारी स्नो होने वाली है. तो इसमें मे आएगा या फिर शैल आएगा. तो भाई अब हम यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है, एक संभावना बता रहे हैं. यहाँ क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, ऐसा बोल रहे हैं कि कल जो है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से जो है बहुत भारी जो है स्नो होगी. सो यानी ये क्या है, इट मे, है ना, इट मे रेन टुमारो, इट मे स्नो हेवीली टुमारो. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए क्वेश्चन 5 पे आ जाओ. राज हैजंट स्टडीड वेल, ही डैश फेल हिज एग्जाम. राज ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है. कौन है यहाँ पे राज? पढ़ाई कर लो अभी जाके, है ना. ही डैश फेल हिज एग्जाम. अब कॉमन सी बात है, पढ़ाई अच्छी नहीं करोगे तो किसकी ज्यादा संभावना है? फेल होने की. तो यहाँ क्या होगा? माइट.
कि माइट फेल इस एग्जाम। लेकिन ऐसे कुछ भी लोग होते हैं किस्मत लेके आते हैं जो पढ़ते नहीं है तो मार्क्स आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे तभी हमने माइट लिखा है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, मार्क्स जो है फेल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 6 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बेटा रूल्स की जब भी बात आए या कुछ फॉलो करने की आए तो उसमें क्या होता है, ये चीज 100% होती है क्योंकि ये हमें करना ही करना है। तो वेरी सर्टन 100% में हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ तुम्हें करना ही है, नहीं करोगे तो क्या होगा, पुलिस आएगी, चालान कटेगी, है कि नहीं। सो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, बात क्लियर है बिल्कुल। चलिए सो अगर ये बातें क्लियर हुई हो तो जरा मुझे भी तो बताओ कि आप लोग को क्या क्या समझ आया है। ये बताने के लिए आपको दिया है एक छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन है, इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव अमिस्ट वॉर। इसमें डैश में शुड आएगा या मस्ट आएगा। अब एमिस्ट का मतलब मैं आपको बता देती हूं, एमिस्ट का मतलब होता है बीच में या किसी चीज के इन बिटवीन। तो यहाँ पे है कि वॉर यानी जब कहीं भी जंग वगैरह होती है तो उन जगहों पे रहना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें शुड आएगा या मस्ट आएगा। कहाँ देंगे आप लोग आंसर बेटा, नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है बहुत ही, आपको लिखना है HW होमवर्क, डैश लगा के सिर्फ आंसर बताओ, शुड होगा या मस्ट होगा, वहीं पे मैं आप सभी का आंसर चेक करूंगी। ऑलराइट, so with this we students we end the amazing topic of models। hopefully आपको जो है सारी चीजें बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।